हेलो मैं डियर फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी आप बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो कोई भी जो आदमी है वो अपनी फैमिली के बहुत ही अच्छा सोचता है, तो हमने भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच के रखा है। और इसी कड़ी में हम लोग पहुँच चुके हैं सेट नंबर 8 पर। दोस्तों, ये हिंदी का सुपर सेट सीरीज है और 8 पे हम पहुँच चुके हैं। ये सिर्फ नाम से सुपर सेट सीरीज नहीं है बल्कि काम से भी है। ठीक है दोस्तों, बीएसपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें जितने भी पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं, उन सभी में जहाँ पे हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी पोस्ट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों आपके कुल जो है ना हमने 25 प्रश्न रखे हैं, तो आपका काम ये बनता है कि इस 25 प्रश्नों को देखना और उसके बाद इसमें 25 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बनता है, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करेंगे। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, यदि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के साथ ही आप एक डायरी भी रखिए अपने पास में, उसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और दोस्तों प्रत्येक सवाल के लिए 1 पॉइंट आपको मिलेगा और इसी तरह से 25 पॉइंट्स का ये सवाल है। तो आपके कितने स्कोर बनते हैं, आप सभी लोग ईमानदारीपूर्वक जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गतियाँ शब्द में कौन सा वचन है। ठीक है देखिए, ये जो गतियाँ लिखा हुआ है ना, इनमें कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर इसे, तो गतियाँ जो है ना, इसका देखिए, इसका एक वचन क्या होता है, गति होता है। ठीक है, और इसका बहुवचन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो गतियाँ लिखा है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना आपके जो शब्द दे रखे हैं गतियाँ, ये आपके क्या है, तो ये बहुवचन के हैं। ठीक है, ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आपको पूछा है इसका एक वचन क्या होगा, तो इसका गति होगा। ठीक है, यानी स्पीड होगा और इसका जो बहुवचन होगा यानी कि गतियाँ हो जाएगी। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे बहुवचन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप यदि आपका ये प्रश्न सही हुआ है तो आप लोग काउंट करते चलिए कि एक मेरा प्रश्न सही हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गुण दोष किस समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि गुण दोष जो है ना वो किस समास का उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपके पास है द्वंद्व समास, तीसरा आपके पास है तत्पुरुष समास और चौथा है आपके पास कर्मधारय समास। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे अगर इसे, तो गुण दोष जो है ना, जब भी देखिए एक आपको ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे, समास से यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो समास से बनाते समय एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई शब्द के बीच में हाइफन रहेगा ना, देखिए यहाँ पर है ना गुण दोष, यानी कि गुण और दोष के बीच में कोई हाइफन रहेगा ना, तो मैक्सिमम चांस ये बनता है कि वो जो समास होता है वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि लोटा बाटी, ठीक है, लोटा बाटी सब हो गया, माता पिता हो गया, ठीक है, लड़का लड़की हो गया, यानी कि जिसके बीच में हाइफन रहता है ना, वो मैक्सिमम चांस ये बनता है कि वो जो मतलब समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। इसलिए ये भी देखिए गुण और दोष लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में हाइफन है, इसलिए ये भी समास जो दोस्तों कौन सा है, वो द्वंद्व समास के उदाहरण यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक होता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जितनी भी संख्यात्मक चीज़ें होती हैं, जैसे कि त्रिभुजाकार हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिमूर्ति हो गया, जितने संख्यात्मक मान होते हैं जिसमें लिखा हुआ 3 4 5, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुण दोष किस समास का उदाहरण है, यहाँ पे अब ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने, जिस तरह से आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं उसी तरह से आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसको शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि जिसके वर्णन ना किया जा सके, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो है ना अनेक शब्दों के बढ़ते एक शब्द का यहाँ पे प्रश्न है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा पेन का साइज हम बड़ा कर लेते हैं, 1 सेकेंड। चलिए, इसमें ये कह रहा है कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं उसके लिए कौन सा शब्द होगा। यहाँ पे अवर्णनीय है, आपके पास अकथनीय है, अपठनीय है और अकल्पनीय है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो अकथनीय होता है ना, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है वो होता है अकथनीय। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं कह सकते हैं, वो अकथनीय हो गया। अपठनीय मतलब होता है कि जो नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, जो नहीं पढ़ा जा सकता उसे बोलते हैं क्या, अपठनीय। और अकल्पनीय होता है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि हम ये कल्पना कर सकते हैं, हम ये कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो इस बार भी आप लोग कर दीजिएगा। तो उसी प्रकार से अकल्पनीय हो गया। यहाँ पे क्या रहा है कि जिसका वर्णन ना किया जा सके दोस्तों, उसे बोलते हैं अवर्णनीय, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये जो है ना अवर्णनीय चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि मेरे लिए आप, मेरे जो है ना, मेरे पास आपके लिए कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप इतना अच्छा काम किए हैं कि मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि जो अवर्णनीय है, इस प्रश्न का, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। दोस्तों चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी वार्ता नारी थी। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? यानी कि आपके पास एक वाक्य दे रखा है, वो वाक्य कौन सा है? सत्यवान की पत्नी थी सावित्री। ठीक है, आपने जरूर जाना होगा इसके बारे में, ये मतलब रियल घटना है। तो सत्यवान की पत्नी थी सावित्री, एक पत्नी वार्ता नारी थी। तो दोस्तों जिन भी जो हमारी महिलाएं हैं उनकी यदि शादी हो चुकी है, ठीक है, तो उनको पता होगा कि पत्नी वार्ता नहीं होता है, क्या होता है? पति वार्ता नारी होता है। आपने सुना होगा, बहुत सारी बार सुना होगा कि वो जो थी, मतलब सीता क्या थी? एक पतिवार्ता नारी थी, या सावित्री जो थी वो पतिवार्ता नारी थी। जो मतलब कि पतिवार्ता कैसे बोलते हैं? एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको मतलब ज़्यादा मान देती है, सम्मान देती है, उनके कहे अनुसार चलती है, मतलब उसको सम्मान देती है, उनकी बातों को समझती है, सब कुछ करती है। तो ऐसे जो नारी होती है ना, उससे जो महिलाएं होती है, उसे हम लोग पतिवार्ता नारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी वार्ता नारी थी। दोस्तों ये पत्नी वार्ता यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? पतिवार्ता नारी हो जाएगा। यानी कि पति को मानने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली जो महिलाएँ होती है, उसे क्या बोलते हैं? पतिवार्ता नारी बोलते हैं। तो जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो ये आप रिलेट कर रहे होंगे, जिनकी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द होने वाली है आपकी शादी, आप जॉब लीजिए, आपकी भी हो जाएगी। तो सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी वार्ता नारी थी। इस वाक्य में किस में अशुद्धि है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, एक पत्नी वार्ता, ये अशुद्धि हो जाएगी। यहाँ पे सही क्या होगा? तो एक पति वार्ता नारी हो जाएगी। ठीक है, पतिवार्ता नारी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों आपको कई बार हम बता चुके हैं, जो भाववाचक संज्ञा होती है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वो ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस एक रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो देखिए इसे भाववाचक संज्ञा हो गया आपका। जैसे कि आपका लड़कपन हो गया। ठीक है, जो बहुत बचपन, जो हम लोग लड़कपन करते थे बचपन में, वो है लड़कपन। ठीक है, एक होता है जब बचपन के बाद क्या आता है? बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। ये सभी चीज़ें दोस्तों जो मतलब कि जीवन का एक आधार होता है ना, ये सभी चीज़ें जो आती है, अवस्था आती है, जो पीरियड्स आते हैं, मतलब कि जीवन का जो पीरियड बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं। तो लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी चीज़ें होती है, मिठास हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। मतलब इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा बहती है ना, जैसे गर्मी के महीने में आपके पंखा के पास यदि कोई बैठा दे, या कोई आपके पास आपके एसी के पास कोई बैठा दे, तो आपको किसकी फीलिंग्स आती है? आपको अच्छा महसूस होता है, आपके पास जो मतलब कि जो गर्मी लगती है वो शांत हो जाती है, तो हमें अच्छी फीलिंग्स आती है वहाँ पे। तो दोस्तों फीलिंग्स को समझना, इसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो सूक्ष्मता जो है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि बच्चा को आप देखते ही हैं, चोर को आप देखते ही हैं, और स्वस्थ जो है दोस्तों यहाँ पे, यदि स्वास्थ्य रहता है यहाँ पे तो वो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्मता जो यहाँ पे, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो हमने यहाँ पे वह प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और दोस्तों आपको हम ये इतना मतलब कि कह सकते हैं कि यदि जितना वीडियो यहाँ पे आ रही है ना, सभी को आप अच्छे से फॉलो करते रहिएगा, उसको देखते रहिएगा। अभी तक दोस्तों इस सीरीज का हमने 8वां वीडियो अपलोड कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमने आपको इसका 7 वीडियो अपलोड कर दिया, और 7 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है हमने, हिंदी सुपर सेट सीरीज के नाम से। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, सभी वीडियो को आप नोट डाउन कर दीजिए, कॉपी पे बना लीजिए एक, और एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा होने वाला है। तो कह रहे हैं कि प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रतिरूप में जो उपसर्ग दोस्तों वो होगा कौन सा? प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे प्रति है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रतिरूप में जो उपसर्ग हो जाएगा हमारा, वो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है कि रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर उपसर्ग था, अब है प्रत्यय। दोस्तों उपसर्ग जो होती है ना किसी भी शब्द के पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, जैसे कि प्रीफिक्स होता है ना इंग्लिश में, और सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स का क्या मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स मतलब ये हुआ, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स, यानी जो पहले फिक्स होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, यानी उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो सफिक्स होता है यानी कि बाद में लगने वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, यानी कि जो बाद में लगता है शब्द के बाद में उसे प्रत्यय बोलते हैं, और पहले लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत छोटा सा एग्जाम है, इसमें आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यय जो है वो शब्द के पहले लगते हैं बाद में लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें से ही क्या होती है, बड़ी बातें बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो रोजाना देखिए आना आना आना, तो आना प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो आप पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होगा। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ठीक है, देखते हैं दीवार के ऊपर कौन बैठा है, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी से प्रश्न कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रश्न करते हैं ना, इस वीडियो को कौन कौन लाइक किए होंगे या इस वीडियो को कौन कौन शेयर किए होंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों दीवार के ऊपर कौन बैठा है, यानी कि हम प्रश्न कर रहे हैं कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, जल्दी उतारो नहीं तो उसको मारेंगे, मतलब मारेंगे नहीं, मतलब कि एक कह सकते हैं यहाँ पे दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि वो जो सर्वनाम है वो कौन सा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि वेद प्लस अंत की सही संधि क्या है। तो देखिए संधि आपके सवाल, हम जितने भी आपके एग्जाम में टॉपिक दे रखे हैं ना, सभी टॉपिक्स हमने सोचा है कवर, क्वेश्चन को कवर करना। तो वीडियो को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो में बहुत ही आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। वेद प्लस अंत दोस्तों क्या होता है, देखिए वेद और अंत, जब वेद प्लस अंत आप जोड़ेंगे ना, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वेदांत आएगा। क्या आएगा, वेदांत आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो वेदांत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। न्यून शब्द का कौन सा संधि रूप है। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में आपका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, तो हम आपका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं। तो देखिए न्यून, न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है ना, छोटा या कम होता है। तो न्यून का जो संधि विच्छेद यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नी प्लस एक सेकेंड, नी प्लस क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। ठीक है, नी प्लस ऊन, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है ऐसा, देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है चेक करते हैं, ये है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में है, नी प्लस ऊन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों आपने प्रीवियस ईयर का प्रश्न को देखा होगा, बी स्पेशल का, उसमें आपके ऐसे ही प्रश्न होते हैं, यानी कि एक शब्द दे रखे होते हैं, उनके 3 पर्यायवाची शब्द होते हैं। यदि आपको पता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे बिजली शब्द कह रहा है, और हमारा एग्जाम भी बिजली का ही है। ठीक है, बी स्पेशल का बिहार बिजली, तो इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है, क्या पता ये एग्जाम में आ जाए। तो बिजली शब्द जो है ना, सभी सही पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे बिजली का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बिजली का पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वो आपका होता है विद्युत, ठीक है, चंचला और दामिनी। ये तीनों दोस्तों क्या होते हैं, जो विद्युत होती है, इलेक्ट्रिक होती है, इसके क्या होती है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इन तीनों जो आपके पास हमने शब्द बताया है, इन तीनों को याद रखिए। बहुत बार आपको चंचला और ये दामिनी, और एक सौदामिनी भी होता है, क्या होता है, सौदामिनी, इसे भी आप याद रखेंगे। तो आपके पास विद्युत हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया और सौदामिनी, ये सभी क्या होती है दोस्तों, विद्युत यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी सिनोनिम्स होते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आपका अच्छा मार्क्स यहाँ पे आ सकता है। अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास विलोम शब्द है, तो अमृत मतलब क्या होता है, अच्छा चीज़ें होती है, मतलब कि अमृत पी लेते हैं, बोलते हैं ना, किसी को कोई अमृत पी लेगा तो कभी भी नहीं मरेगा। तो दोस्तों अमृत का जो सही विलोम हो जाएगा वो होगा विष, यानी कि अमृत होता है अच्छा चीज़, और विष से क्या होता है, अमृत मतलब क्या होता है, जीवित रखने वाला, और विष से क्या होता है, मरने वाला। तो इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, अमीय और सुधा और सोम, ये तीनों क्या होते हैं, अमृत के जो है ना, ये आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है,
जो शायद 2022 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था बिहार बीएड एग्ज़ाम में, इसमें भी ये प्रश्न आया था अमृत सुधा को लेकर के, ठीक है। बीएड एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का सवाल बनता है कि अमृत शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे अमृत हो गया, ठीक है। देखिए अमृत का जो सही मतलब कि विलोम होगा विष हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका समानार्थी की हम बात करें तो अम्य हो जाएगा, सुधा हो जाएगा और सोम हो जाएगा। ये तीनों क्या होते हैं, अमृत के समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म परिणाम और परिमाण का उचित अर्थ क्या है। देखिए आपके पास सुनने में तो एक ही वर्ड लग रहा है, परिणाम भी है और ये परिमाण भी है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। इस परिणाम का अर्थ क्या होता है और इस परिणाम का अर्थ क्या होता है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है ना तो आप जान लीजिए इस चीज़ को कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए इस परिणाम का दोस्तों अर्थ होता है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट मतलब क्या होता है कि अंत, किसी का अंत हो गया, रिजल्ट क्या निकला, इसका बोलते हैं अंत बोल सकते हैं, रिजल्ट बोल सकते हैं। और इस परिणाम का परिमाण का मतलब होता है क्या, तो माप, यानी कि बोलते हैं ना कि कितने लीटर की ये वस्तु है या ये मतलब कि डब्बा है, तो उसे परिमाण बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। तो परिणाम होगा रिजल्ट, रिजल्ट मतलब होता है अंत, और ये परिमाण मतलब क्या होता है, क्वांटिटी यानी कि माप, ठीक है। तो अंत और माप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन में ए में दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बड़ी ध्यान से देखना होता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म देव और दैव का उचित शब्द अर्थ क्या है। देखिए एक है देव, ठीक है, और एक है कौन सा, दैव। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है देव और एक है दैव। तो दोनों चीज़ों में से कौन सा आपका सही होने वाला है। देखिए इस देव का मतलब दोस्तों क्या होता है ना, इसका मतलब होता है भूदेव, यानी कि जो देवता होते हैं ना, देवता जो आप जिस भी देवता को मानते होंगे वो हो गया भूदेव। और इस देव का मतलब होता है दोस्तों कि भाग्य, क्या होता है, भाग। बोलते हैं ना कि मेरा भाग ही अच्छा नहीं है या मेरा भाग बहुत अच्छा है। कुंडली भाग्य एक सीरियल भी था, तो इस टाइप से आप उसे मतलब कि रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देव हो गया और दैव हो गया, तो यहाँ भूदेव हो गया और भाग्य हो गया। तो भूदेव और भाग इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन में 2 में दे रखा है। तो इस प्रश्न को आपको बड़ी ध्यान से देखना होता है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको कन्फ्यूज करते हैं। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। तो देखिए सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, ये जो सन है, सन देवता सूर्य भगवान, इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं दिनकर। क्या होते हैं, दिनकर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों चंद्रमा का जो होता है दोस्तों, मून जो होता है हमारा चंद्रमा का जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, शशि होता है। यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, सूर्य का, तो सूर्य का क्या हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, ठीक है। राकेश भी होता है, ठीक है, दिवाकर भी होता है। ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, कुसुमती है, कंठकित, कीर्ति, अपकीर्ति, धन, तरल, विरह, मिलन। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो मतलब कि उसका विलोम शब्द होगा एक दूसरे का। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन होगा जो विलोम शब्द नहीं होगा, आपको वही चूज करना है जो ऑप्शन विलोम शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो कुसुमती का होता है कंठकित, ये सही है आपके पास। धन का होता है तरल, ये भी सही है आपके पास। विरह का होता है मिलन, ये भी सही है। और दोस्तों ये कीर्ति अपकीर्ति है, ये यहाँ पे गलत दे रखी है, ये इसका विलोम नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए विरह मतलब क्या होता है, किसी से बिछुड़ना। और जो होता है मिलन, कहते हैं कि वो अपने मतलब कि पत्नी के विरह में या अपने पति के विरह में मतलब कि बहुत दिनों से उदास बैठे हुए हैं। तो विरह मतलब क्या होता है, बिछुड़ना, और मिलन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे जो तीनों सही हैं, जबकि ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो अलग है। अगला सवाल है कि बंगले झांकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बंगले झांकना इस मुहावरे, देखिए दोस्तों आपके पास मुहावरा भी आ चुका है। तो बंगले झांकना मुहावरा जो होता है, इसका अर्थ ये होता है कि दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास कोई भी प्रकार की जो है समस्या आ जाती है या कोई आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं, तो उस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, बंगले झांकना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है। यानी कि पहला जो है ना दोस्तों आपके पास पुल्लिंग है, उसके बाद दूसरा आपके पास स्त्रीलिंग है। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो पहले का जो स्त्रीलिंग दूसरा नहीं है। जैसे कि हलवाई होता है, तो हलवाई का पत्नी को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं, हलवाइन बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे माली है, तो माली के पत्नी को क्या बोलते हैं, मालिन बोल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कहार के जो मतलब कि वाइफ होती है, मतलब स्त्रीलिंग होती है, उसे कहार नहीं बोलते हैं। जबकि दोस्तों सियार का जो है ना, सियार सिंहनी नहीं होता है दोस्तों, सिंह जो होता है, सिंह का पत्नी जो होती है, उनकी वाइफ स्त्रीलिंग होती है, वो क्या होती है, सिंहनी होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सियार कह रहा है, तो सियार की कभी पत्नी होगी सिंहनी का, बाप रे बाप, बहुत बड़ा मतलब कि
घोटाला हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये तीनों यहाँ पे कथन जो है बिल्कुल सही दे रखा है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यानी कि दोस्तों आपके पास वर्तनी है, यानी कि हमने सभी पाठ को टच किया है, जितने भी आपके हैं ना सिलेबस में सभी पाठ को हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको बड़ी ध्यान से देखना, जितने वीडियो आपसे एग्जाम तक आएंगे ना सभी को अच्छे से फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, आपको एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो कौन सी वर्तनी यहाँ पे सही है, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट यहाँ पे है। तो आपको उसने यहाँ बताना होगा। देखिए यदि आगामी की हम बात करें ना, आगामी गलती है, आगामी लिखा हुआ आगामी, या यह क्या होता है आगामी होता है, ठीक है। बोलते हैं ना आगामी परीक्षा जो हमारी सितंबर में होने वाली है, ठीक है, ये आगामी हुआ, ठीक है। और देखिए प्रतिकूल जो दोस्तों होता है ना, प्रतिकूल प्रति क्वादुर्घू का लॉ होता है कूल, ऐसे होता है प्रतिकूल, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स जहाँ बना रहे हैं आप। परीक्षण दोस्तों क्या होता है ना, प र दीर्घी का अक्ष अन्न, ऐसे होता है परीक्षण आपका, ठीक है। तो जितने भी आपको हम पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं ना एक्स्ट्रा, आप सभी को अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। हम दोस्तों जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आपके 15 सेट हो जाएंगे हिंदी का, तो हम आपसे को एक नंबर देंगे अपना व्हाट्सएप, उस पर आपको शेयर करना है कि आपने नोट्स कैसे बनाया था। जिनका अच्छा नोट्स होगा हम उसका यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और सभी लोगों को बताएंगे कि इस तरह से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने कितने लोग जो है अपने नोट्स बनाते हैं हिंदी का। इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों? परिणति का यहाँ पे सही दे रखा, और परिणति चोपड़ा आपने जरूर नाम सुना होगा। ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध है? यहाँ पे भी वही सही सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे आभूषण जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि अंकुरी दोस्तों क्या होता है ना, अंशवा क्वादुर्घू का हर्षी का, तो ये होता है अंकुरित, ठीक है। जैसे बीज अंकुरित होता है ना, यही हो गया। आर्थी दोस्तों कैसे होता है, आकर हर्षी का को आर्थिक, ऐसे होता है आर्थिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आदरणीय का, तो आकर द र न दीर्घी का य, आदरणीय ऐसे होता है। जैसे आभूषण यहाँ पे जो होती है यहाँ पे सही है, जैसे कि जेवरात होता है ना, ज्वेलर्स जिसे बोलते हैं, यही आभूषण होता है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? यानी कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए, इसका अर्थ होगा कि कमाए कोई या खाए कोई। जैसे कि हमारे घर में जो महिलाएं सब होती हैं, माँ सब होती हैं, तो पिताजी काम करते हैं बाहर में या धूप में कहीं भी काम करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, और माँ सब जो होती है घर में बैठी हुई रहती है, वो खाती हैं। मतलब गलत मत सोचिएगा, जो बता रहे हैं एक तरह से। तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, जो भी पति काम करते हैं घर से बाहर होते हैं, और उसकी पत्नियां जो होती है घर में बैठ के खाती रहती हैं बस। तो कुछ जो महिलाएं होती हैं वो भी काम करती हैं, लेकिन जो काम नहीं करती हैं, जो हाउस वाइफ है महिलाएं, तो वो क्या करती है, मतलब बस पति पर कमाते हैं और पत्नियां खाती हैं। तो अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी कमाए कोई खाए कोई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस शब्द में र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? मात्रा है, क्रम है, वृष्टि है, सभी वर्गों में र व्यंजन का प्रयोग हुआ है। देखिए मात्रा आप इसे पढ़ेंगे तो र का आपको जो है ना उच्चारण देखने को मिलता होगा। क्रम है यहाँ पे, वृष्टि है दोस्तों, यहाँ पे वृष्टि है ना, इसमें र की प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि मात्रा में, क्रम में और जो है ना दोनों में क्या हुआ है, र की मतलब कि प्रयोग हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। खाना है, चलाना है, हंसना है, और उसके बाद उड़ना है। क्या करना है, उड़ना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों खाना हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ ये सकर्मक क्रिया हो गया। चलाना आपका सकर्मक क्रिया हो गया। हंसाना आपका सकर्मक क्रिया हो गया। जबकि उड़ना यह क्या होता है दोस्तों, आपके पास ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर उड़ाना यदि रहता, उड़ाना तब जाके क्या होता है, ये आपका सकर्मक हो जाता है। जबकि यहाँ पर उड़ना लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 4 होते हैं। यानी कि मुख खुलने के जो स्वर का प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको एक प्रश्न पूछते हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, ठीक है। हिंदी में जो कितने स्वर होते हैं आप सभी लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं ना, आप सभी लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स बताएंगे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला है कि उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष दोस्तों यहाँ पे है ना, ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो
ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। कैसे? तद्भव शब्द हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट सुपर सेट नंबर 8 में आपको हम 25 प्रश्न बताए हैं, ठीक है। और 25 प्रश्नों में से अब आपका काम ये बनता है कि आपका स्कोर कितना सही हुआ, यानी कि आपका 25 प्रश्न में से कितना आपने सही किया प्रश्न। सभी लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में अच्छा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो बहुत अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए हमें। और कौन कौन नोट्स बना रहे हैं, सभी लोग जो है ना, जितने भी नोट्स बना रहे हैं सभी लोग इस सीरीज़ का, यानी कि हिंदी का, तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन नोट्स बना रहे हैं। यदि नहीं बना रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको कुछ दिनों के बाद जो है ना, आपको हम अपने व्हाट्सएप पर आपके जो नोट्स होंगे उनको मंगाएंगे और उसके बाद आपको यूट्यूब पे पब्लिश करेंगे, जिसको मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।